हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ दिया जाएगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है भौतिकी भाग 2, उसका 5वां पार्ट ऊर्जा के स्रोत सोर्स ऑफ एनर्जी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। यह वीडियो इस पार्ट का सेकंड पार्ट है। इसमें हम आपके साथ 11 से लेकर 20 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहला वाला क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर बाकी सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति कैसे होती है। एक ऊर्जा होती है नाभिकीय ऊर्जा, तो उस ऊर्जा की प्राप्ति हम लोगों को कैसे होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति यूरेनियम, जो एक भारी द्रव्यमान है, पर निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है और यह हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है, अर्थात इसे ही नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इसमें हमने समझा कि एक यूरेनियम नामक पदार्थ होता है जो बहुत ही द्रव्यमान में बहुत ही भारी होती है और उस पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है, उस पर न्यूट्रॉन से बम फेंका जाता है और यह यूरेनियम बहुत ही अलग अलग भागों में हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है और विशाल मात्रा में जो ऊर्जा मुक्त होती है वही नाभिकीय ऊर्जा होती है और इसे नाभिकीय विखंडन के भी नाम से भी जाना जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्ति जब होती है जब यूरेनियम नामक भारी द्रव्यमान पदार्थ पर न्यूट्रॉन से बमबारी की जाती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक की परिभाषा करें। जो सौर स्थिरांक है उसको परिभाषित करें। तो पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका जो सन्निकट मान होता है वह 1.4 के वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बार आप फिर समझिए कि सौर स्थिरांक किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत, जो पृथ्वी की परिरेखा होती है उस पर सूर्य की किरणों के लंबवत परपेंडिकुलर स्थित खुले क्षेत्र के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड पहुंचने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को सौर ऊर्जा का सौर स्थिरांक कहते हैं। और इसका जो सन्निकट मान होता है वह 1.4 kW प्रति मीटर स्क्वायर है। तो जो सौर स्थिरांक की परिभाषा है, इन सभी परिभाषाओं में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए आप पीडीएफ में इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा कि जब पृथ्वी की परिरेखा पर सूर्य की जो किरण होती है वह लंबवत स्थित किसी खुले क्षेत्र में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर प्रति सेकंड जो पहुंचती है उसी सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहा जाता है। बायोगैस किसे कहते हैं, बायोमास क्या है। एक आप नाम सुने होंगे बायोगैस का और उसी प्रकार एक होता है बायोमास। तो बायोगैस और बायोमास में क्या अंतर है। तो सबसे पहले इसमें अंतर नहीं, इसमें डेफिनेशन पूछा जा रहा है कि बायोगैस किसे कहते हैं और बायोमास किसे कहते हैं। तो बायोगैस विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं। इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। जो बायोगैस है इसका बहुत ही फेमस नाम है गोबर गैस, जो आपने सुना भी होगा। तो जो बायोगैस होता है वह विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस बनते हैं और इसका प्रचलित नाम गोबर गैस है। और जो बायोमास होता है वह पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं। बायोमास भी ईंधन का एक स्रोत है। बायोगैस तो जो होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तो उसे बायोगैस बोलते हैं और बायोगैस बनता है। लेकिन जो बायोमास होता है वह पादप और जंतु के शरीर में जो पदार्थ वर्तमान रहता है उसे बायोमास कहते हैं और जो शरीर से मल वगैरह निकलता है और उसके द्वारा जो अपघटित होता है उसे बायोगैस कहा जाता है। और बायोमास भी एक ईंधन का स्रोत है। तो इस प्रकार आप बायोगैस तथा बायोमास के बारे में अंतर जान चुके हैं।
और इनका डेफिनेशन यही है कि यह जीवित शरीर में होता है बायोमास, और यह जो शरीर से निकला हुआ पदार्थ रहता है उससे बायोगैस बनता है। स्पष्ट कीजिए कि कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है। जो लकड़ी कच्चा होता है उसको जलाना बहुत ही कठिन होता है, तो उसको जलाना कठिन क्यों होता है, इसका कारण क्या है, यही स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो लकड़ी मुख्यतः कार्बोहाइड्रेटों का मिश्रण है। जो लकड़ी होता है वह मुख्य कार्बोहाइड्रेट का मिश्रण होता है, जिनके अणुओं में कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु लकड़ी के ज्वलन में सहायक होते हैं, किंतु स्वयं ज्वलित नहीं होते हैं, किंतु स्वयं जलते नहीं हैं। अतः ऐसे ईंधन कच्ची लकड़ी जलते तो हैं, लेकिन उनका ऊष्मीय मानों कार्बन हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम होता है। इससे कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन हो जाता है। इसमें बताया गया है कि जो लकड़ी होता है वह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेटों का मिश्रण होता है, और इसके जो अणु होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों परमाणु होते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं वे लकड़ी के ज्वलन में बहुत अधिक सहायक होते हैं, लेकिन वे स्वयं नहीं जलते हैं। अतः ऐसे जो कच्ची लकड़ी होते हैं वह जलते तो हैं, लेकिन जो उनका ऊष्मीय मान होता है, उनका जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है वह बहुत ही कम होता है, बाकी हाइड्रोकार्बनों की तुलना में कम होता है। इससे कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन हो जाता है। तो यही बात है कि कच्ची लकड़ी जले तो गा, लेकिन जितनी सूखी लकड़ी आपको ऊष्मा देगी उतना ऊष्मा कच्ची लकड़ी नहीं देगी। बायोगैस क्या है। बायोगैस क्या है, इसके अवयवों के नाम लिखे तथा इसके दो उपयोग बताएं। इससे पहले आपने बायोगैस पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। इसका कुछ अवयव का नाम भी पूछा जा रहा है कि बायोगैस के किन किन चीज़ों के मिश्रण से बनता है और इसका किन किन चीज़ों में उपयोग होता है। दो उपयोग बताने के लिए कहा जा रहा है। तो बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है। देखिए, हमने आपको बताया था कि बायोमास से जो उत्पन्न होता है ज्वलनशील गैस, उसी को बायोगैस कहा जाता है। इस गैस में 75% मीथेन गैस पाया जाता है। जो बायोगैस होता है उसमें 75% मीथेन गैस पाया जाता है, इसलिए इसकी ईंधन शक्ति बहुत ही अधिक होती है। और इसका जो उपयोग है, इस गैस के जलने से निकली ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है। जिसमें मीथेन अधिक होता है वह गैस प्रदूषण मुक्त होता है, यह बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो इसमें 75% मीथेन होता है, इसीलिए जो इस गैस से जलने से जो निकली ऊर्जा होती है वह ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है और साथ ही प्रदूषण मुक्त होता है। इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है। बायोगैस जो होता है उसका उपयोग लाइट के रूप में भी किया जाता है। जब आपको लाइट की ज़रूरत होती है तो प्रकाश पैदा करने में भी इस गैस का, बायोगैस का उपयोग किया जाता है। तो बायोमास से उत्पन्न ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहा जाता है। इसका अवयव हो गया मीथेन, जो 75% पाया जाता है, और इसका उपयोग है कि इस गैस के जलने से जो निकली ऊर्जा होती है वह काफ़ी अधिक होती है और साथ ही यह प्रदूषण मुक्त भी होता है, और इस गैस का उपयोग प्रकाश पैदा करने में भी होता है। सौर पैनलों के दो उपयोगों को लिखें। इससे पहले वाले पार्ट में आपने वीडियो में पढ़ा था कि सौर पैनल किसे कहा जाता है, तो उसी का दो उपयोग इसमें कहने के लिए, बताने के लिए कहा जा रहा है। तो सौर पैनल के उपयोग निम्नलिखित हैं, जो नीचे लिखा गया है। तो सौर पैनल का उपयोग में पहला उपयोग है, सौर पैनल में कोई गतिशील पुर्जा नहीं है, अतः इसका रख रखाव सस्ता होता है। जो सौर पैनल होता है उसमें कोई गतिशील पुर्जा नहीं होती है, सभी पुर्जाएं स्थित होती है, इसीलिए इसका जो रख रखाव होता है बहुत ही सस्ता होता है। इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। सुदूर कहने का मतलब है कि इन सौर पैनलों को आप अपने घर से या अपने कस्बे से बहुत दूर भी इसको स्थापित कर कर इसके लाभ को उठा सकते हैं, इससे विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो सौर पैनल में कोई गतिशील ऊर्जा नहीं, अतः इसका रख रखाव सस्ता होता है, और इन्हें सुदूर तथा अगम्य स्थानों में भी स्थापित किया जा सकता है। यही सौर पैनल के दो उपयोग हैं। ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस जैसे ही आ गया, इससे आपको इतना तो समझ आना है कि पेड़ पौधों से रिलेटेड बात इसमें किया जाएगा। तो ग्रीन हाउस क्या है, तो जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस एक गैस है और यह गैस पेड़ पौधों से ही बनती है, और जब पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं और वे अवायवीय परिस्थितियों में, जब उनको वायु नहीं मिलता है, उस परिस्थिति में वे सड़ने लगते हैं और विघटित होकर बहुत अधिक मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, और उस मीथेन गैस को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है।
तो सबसे पहले भी ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस जैसे ही आप देखते हैं आपको इतना समझ आना है कि पेड़ पौधों से जो गैस बनता है उसी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और वैसे पेड़ पौधे जो जल में डूब जाते हैं और अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, उसी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है? सीएनजी गैस का आपने नाम सुना होगा, दिल्ली वगैरह में जो बस चलते हैं वे सीएनजी गैस से चलते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी में क्या है तथा क्या है? उच्च दाब पर जब प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। जब बहुत अधिक उच्च दाब पर प्राकृतिक गैस को ही द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। हमने आपको बताया कि जो दिल्ली वगैरह में वाहन चलते हैं वे सीएनजी गैस पर ही चलते हैं। तो प्राकृतिक गैस और सीएनजी का उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार बिहार झारखंड में पेट्रोल और डीजल का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार सीएनजी और प्राकृतिक गैस का भी उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी क्या है? तो प्राकृतिक गैस तथा सीएनजी वाहनों में उपयोग करने के एक ईंधन का रूप है। जो उच्च दाब पर प्राकृतिक गैस को द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है तो उसे सीएनजी कहा जाता है। सौर कूकल के लिए कौन सा दर्पण अवतल, उत्तल अथवा समतल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर जो सौर ऊर्जा से चलता है, तो जो सौर कुकर होता है वह दर्पण, कौन सा दर्पण उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, अवतल या उत्तल या समतल? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना बनाने में सुविधा हो जाती है। सबसे पहले आपको यह बात जानना है कि सौर कुकर से खाना बनाया जाता है। और जो अवतल दर्पण होता है उसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। हमने आपको पहले पाठ में पढ़ाया था, फिजिक्स के पहले पाठ में, प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन में, कि जो अवतल दर्पण होता है वह अभिसारी दर्पण होता है। यह प्रकाश की सभी किरणों को एक जगह एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, जिस कारण प्रकाश से ऊष्मा होने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है और खाना बनाने में सुविधा होती है। इसीलिए सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था कि सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछा गया। इसलिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव याद रहेंगे तो जब इनके क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा। तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवतल दर्पण परावर्तित करके एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। फलस्वरूप वहाँ का ताप बढ़ जाता है और खाना बनाने में सुविधा हो जाती है। इसके बाद आपका 20वां और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोयला और पेट्रोलियम का आजकल बहुत ही उपयोग किया जा रहा है, तो इसके उपयोग से पर्यावरण, इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। जो कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही जैव मात्रा से बनते हैं। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी है। इसमें 3 गैस होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इसके अतिरिक्त भी कुछ गैस होते होंगे। और जब इसे जलाया जाता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HO2 जल, NO2 नाइट्रोजन और SO2 तथा SO3 आदि गैसें वायुमंडल में मिलती रहती है। सबसे पहले कोयला और पेट्रोलियम जो होता है जैव मात्रा से बनता है। इनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी है। और जब इसे जलाया जाता है तो CO2, H2O, NO2 तथा SO2, SO3 आदि गैसें वायुमंडल में मिलती हैं। अगर सीमित वायु की उपस्थिति में जलाया जाए तो CO2 गैस भी बनती है। जब सीमित वायु की उपस्थिति में, मतलब कि खुला वातावरण में इसको नहीं जलाया जाता है तो CO2 गैस भी बनती है। CO2 गैस एक ग्रीन हाउस गैस है और CO गैस विषैली है। जो CO गैस है वह बहुत ही विषैली गैस है। अगर इनकी संपूर्ण मात्रा के कार्बन जलाने पर CO2 में परिवर्तित हो गया तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी। इससे तीव्र वैश्विक ऊष्मन होने की संभावना है। अतः इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है। इसमें स्पष्ट यही बात बताया गया है कि अगर इन गैसों को ज़्यादा जलाया गया तो इन गैसों से पर्यावरण में बहुत ही हानि हो सकती है, वैश्विक ऊष्मन होने की संभावना है। इसलिए इन संसाधनों का उपयोग बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आपका इस पाठ का 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया है।
और अगर आपको ये क्वेश्चंस एक बारी में समझ नहीं आया तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाते हैं, आपको सेम के सेम रटना नहीं, अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ आते हैं तो एग्ज़ाम में आप ज़रूर इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात लिख के ही आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच भी इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें और आप हमारे वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।